हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वीडियो लेक्चर्स के नेक्स्ट लेक्चर पे आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास का पहला अध्याय शुरू किया था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक उत्पाद भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। और उसी में हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। उसके लास्ट भाग में हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो उनके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि रासायनिक समीकरणों का संतुलीकरण क्या होता है और यह किस प्रकार किया जाता है। तो रासायनिक समीकरणों का संतुलीकरण हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जिस समीकरण में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती वो असंतुलित समीकरण है। और किसी भी रासायनिक समीकरण में उत्पाद अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या को उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर करना ही क्या कहलाता है, संतुलीकरण कहलाता है। तो संतुलीकरण में हम क्या करेंगे, इस बाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या को दाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या के बराबर करेंगे। और इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करेंगे। हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, एक कॉमन सेंस के ऊपर आधारित है कि हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों के परमाणुओं को अलग अलग लिख लेते हैं और फिर उनको अपनी समझ अनुसार हम बराबर करते हैं। जैसे ये पहला उदाहरण है हमारे पास कि ये एक कंकाली अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इधर क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या लिखें। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इसी प्रकार से इस तरफ हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो ये बराबर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को यदि हम 2 से यहां गुना करें तो ऑक्सीजन 2 बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये हम यहां नहीं कर सकते, ये यहां करेंगे। लेकिन ऐसा करने पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां हाइड्रोजन को 2 से और यहां पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा या गुणा करना पड़ा। तो इस तरह से अब अगर इसको हम देखें, 2 दूनी 4 और यहां पर भी क्या हो जाएंगे, 2, क्योंकि हमने इसको 2 से गुणा किया है। तो अब अगर इसको देखें तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 2 हो गए हैं। तो इससे हमें क्या करना होता है कि उत्पादों और अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या की केवल काउंटिंग करनी होती है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ये है हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोराइड। इसमें भी अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिखें तो ये 2 और ये भी क्या है, 2, जबकि ये क्या है, 1 और 1। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो वो कैसे किया जाएगा, यहां से। तो अब अगर इसकी हम काउंटिंग करें तो हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है, क्लोरीन की संख्या भी 2 है और इधर भी। तो इस तरह से ये क्या है, एक संतुलित समीकरण है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ये है आयरन स्टीम से अभिक्रिया करके
Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको कैसे संतुलित किया जाएगा? तो सबसे पहले इसी को यहां लिखा जाएगा। Fe है हमारे पास, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इनकी संख्या लिखें 1, यहां पर ये 2 है और ये क्या है 1। इसी तरह से यहां पर भी लिखें हम आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनकी संख्या क्या है? ये है 3 और हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन है 4। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि यदि कोई यौगिक है, उस यौगिक में यदि हमें परमाणुओं की संख्या कम ज्यादा करनी है तो वो यहां गुणा करने से होगी। इसको या इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यदि हम एक और चीज हिट एंड ट्रायल विधि में आप ध्यान रख सकते हैं, या तो उन परमाणुओं की संख्या सबसे पहले बराबर करें जो सबसे कम है, या जो सबसे ज्यादा है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे करेंगे। तो हम किसी से भी कर सकते हैं। इसमें आयरन से शुरू करते हैं। यदि आयरन की हम बात करें तो यहाँ आयरन है 3, यहाँ आयरन है 1। तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा यहां से। तो एक चीज पूरी होगी हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें, यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 4, जबकि यहां ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसको हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको आप यहां 4 से गुणा करेंगे तो ये यहां पर होगा, और ऐसा करने पर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 8। अब यदि इस तरफ हम मैच करें या इस तरफ देखें तो ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन क्या होगी? 4 होगी। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 8, 4 टू 8। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। अब अभिक्रिया को देखना है, परीक्षण करना है, तो उसको उसकी सिर्फ काउंटिंग करनी है। 3 हाइड्रोजन है, 3 आयरन है, यहां पर भी 3 आयरन के एटम है। 8 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 8 हाइड्रोजन है। 4 ऑक्सीजन है, यहां पर 4 ऑक्सीजन है। इस तरह से ये क्या है? एक संतुलित समीकरण है। एक उदाहरण और लेते हैं। ये सभी उदाहरण एनसीईआरटी में से लिए गए हैं। उदाहरण है हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट, प्लस बेरियम क्लोराइड, और ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि जिसमें कंपाउंड कैटायन या एनायन है, या जैसे कि इसमें सल्फेट है ये, तो इस सल्फेट को अलग अलग सल्फर और ऑक्सीजन में काउंट ना करें, उससे ये काफी मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? सरल विधि से। हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम है, सल्फेट है, बेरियम है और क्लोराइड है। इनकी वैलेंसी नहीं दिखाई है। अब इनकी संख्या देखें, 2 एल्यूमिनियम है, सल्फेट कितने हैं हमारे पास? 3 है, और बेरियम 1, क्लोराइड 2। जबकि इनकी संख्या यहां पर देखी जाए तो वो है एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन सल्फेट 1, बेरियम 1, और इसी तरह से क्लोराइड कितने हैं? 3 है। तो अब हम कोशिश कर सकते हैं किसी से भी, जैसे एल्यूमिनियम से कर सकते हैं शुरू में। यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, अगर इसको 2 से गुणा करते हैं यहाँ पर, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से करना पड़ेगा। लेकिन इसको 2 से गुणा करने पर
क्लोराइड एटम की संख्या 6 हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से, क्योंकि इसको हमने 2 से गुना किया है यहाँ, तो ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 2। इस तरह से अब हमारे पास किसकी संख्या बराबर हो गई, क्लोराइड एटम की संख्या बराबर हो गई और एल्यूमिनियम एटम की संख्या बराबर हो गई। अब यदि बेरियम देखें, यहां बेरियम 1 है, यहां 1 है, लेकिन यहां बेरियम 1 है, यहां पर भी 1 है, सल्फेट यहां पर 3 है, ये तो इसे कैसे बराबर किया जाएगा? इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3, क्योंकि सल्फेट बराबर तभी होगा। अब ऐसा करने पर बेरियम की संख्या क्या होगी, 3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बेरियम कितना हो जाएगा, 3 करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 3 बेरियम है, यहां पर कितने हैं, 3 है। अब इसकी काउंटिंग देखो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब यह सिंपल आप काउंटिंग करके देख सकते हो, एल्यूमिनियम 2 है, यहां पर भी 2 है, क्लोरीन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है, बेरियम 3 है, बेरियम 3 है, सल्फेट 3 है, सल्फेट 3 है। तो इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल विधि से क्या कर सकते हैं, संतुलीकरण कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो इसी तरह से होते हैं कि आपको कंकाली अभिक्रिया दी होगी और उसको क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। अब एक छोटी सी चीज और है, छोटा सा टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को और अधिक सूचनाप्रद किस प्रकार बनाया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को और अधिक सूचनाप्रद बनाना, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से अधिक सूचनाएं किस प्रकार प्राप्त की जा सकती हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहले अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को निरूपित करके, मतलब अभिक्रिया के साथ हम क्या दिखाएं, जो भी हमारे पास अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, उनकी भौतिक अवस्था को दिखाएं। अब जैसे ये ठोस है, तो भौतिक अवस्था दिखाने के लिए स्मॉल s इस तरह से L G और AQ इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर S जो है वो सॉलिड अर्थात ठोस को निरूपित करता है, L लिक्विड द्रव को निरूपित करता है, G गैस को, और ये है एक्वस जिसका अर्थ है जलीय। तो इसमें जैसे ये ठोस है तो इसके लिए लिखा जाएगा स्मॉल एस ऐसे। तो अब इस से हमें पता चलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में लिया गया है अभिक्रिया में। इसी तरह से ये भी क्या है, ठोस है, जबकि ये क्या है, गैस है। तो रासायनिक अभिक्रिया को ज्यादा सूचनाप्रद बनाया जा सकता है। पहले कैसे करेंगे कि जो भी हमने उत्पाद और अभिकारक उसमें लिए हैं या उसमें मौजूद हैं, उनकी अवस्था बता दी जाए कि वो ठोस है, द्रव है कि गैस अवस्था में है। अगला है
अभिक्रिया अभिक्रिया की दशा, रिएक्शन कंडीशन बताना। रिएक्शन कंडीशन बताना इसलिए आवश्यक है, जैसे हमारे पास है CO गैस प्लस एटमॉस्फेयर क्रोमियम ऑक्साइड। जैसे इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अभिक्रिया की दिशा का अर्थ होता है कि प्रत्येक अभिक्रिया एक निश्चित कंडीशंस में होती है, उसके लिए एक निश्चित तापमान, एक दाब की आवश्यकता होती है, और उत्प्रेरक रिएक्शन की गति बढ़ाने के लिए जो पदार्थ का जिस पदार्थ का उपयोग होता है, तो उनको क्या किया जाता है कि दशा हमने यहाँ पे लिख दी है, ये तो लिख दी हमने उनकी भौतिक अवस्था। अब तीर के निशान के ऊपर वो सारी दशाएं हम लिख देते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में 340 एटमॉस्फेयर दाब है, 310 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड क्या है, उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। तो इससे हमें ज्यादा सूचना मिलती है, या यूं कह सकते हैं कि रिएक्शन की या अभिक्रिया की दशा को तीर के निशान के ऊपर निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन। सभी अभिक्रियाओं में या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा जो है वो निकलती है। तो अभिक्रिया के साथ ही क्या किया जाता है कि यहां जमा के निशान के साथ या घटा के निशान के साथ हम ऐसा बता सकते हैं। अलग अलग विधियां यूज होती है। सबसे आसान ये है कि यदि इस अभिक्रिया में यहां, क्योंकि ये किसकी उपस्थिति में होती है, ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, तो आप यहां क्या कर सकते हैं, जमा ऊष्मा लिख सकते हैं यहां। ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, जमा ऊष्मा लिख सकते हैं। या यहां पर भी आप लिख सकते हैं। यहां कैसे करेंगे, ये उत्पाद बनेंगे और माइनस और प्लस यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है, सबसे आसान तरीका ये है कि यदि अभिकारकों को हीट किया गया है या यहाँ ऊष्मा दी गई है, तो यहाँ जमा ऊष्मा की लिख दीजिए। और उसके बाद यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो यहाँ पर जमा ऊष्मा लिख दीजिए। तो दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्मा अक्षेपी, आगे हम पढ़ेंगे इसी में। ऊष्माक्षेपी में तो क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो यहाँ लिखा जाएगा जमा ऊष्मा। और यदि ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो यहाँ लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम जो है अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं, ज्यादा सूचनाप्रद बना सकते हैं। मतलब किसी रासायनिक समीकरण से हम ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। तो उसमें से सबसे पहला है रासायनिक समीकरण क्या है और इसे लिखने के क्या लाभ हैं। इसे लिखने के क्या लाभ हैं, ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेतों के उपयोग से निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इसके लिखने से क्या हो जाता है, एक तो अभिक्रिया को हमने किसके रूप में लिख दिया, रसायन शास्त्र की भाषा में लिख दिया, और दूसरे जो है संक्षिप्त रूप हो जाता है। सूत्र एवं संकेतों का उपयोग करने से अभिक्रिया का जो स्वरूप है वो सूक्ष्म हो जाता है, छोटा हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है, और उसको लिखना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है।
दूसरा जो क्वेश्चन है संतुलित एवं असंतुलित संतुलित समीकरणों का उदाहरण सहित अर्थ बताइए। ये तो ये अभी हमने पढ़ा कि संतुलित कौन सा होता है, वो समीकरण जिसमें बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है वो संतुलित होता है, जिसमें बराबर नहीं होती वो असंतुलित होता है। एक एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक से दिया है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर बात करते हैं। ये है जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक भाग इसका है, एक भाग में लिख देता हूं हाइड्रोजन जमा क्लोरीन मिलकर के बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, संतुलित समीकरण लिखना है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक समीकरण है तो इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का सूत्र लिखेंगे, इसी तरह से क्लोरीन के लिए और इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए। यहाँ पे जमा का निशान आएगा। अब हमें इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं उदाहरण को, तो इसको ऐसे किया जाएगा। दूसरा जो है क्वेश्चन में दे रखा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, दूसरे भाग में नाम बोल रहा हूं मैं रिएक्टेंट के या अभिकारक के। बेरियम क्लोराइड, इस तरह से हम लिखेंगे बेरियम क्लोराइड। दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। और क्या बनेगा इससे बनेगा बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट। और दूसरा क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अभी हमने इसी उदाहरण को पढ़ा था, तो इसको इस तरह से संतुलित किया जाएगा। अगला दे रखा है सोडियम। तीसरा है सोडियम। तो सोडियम के लिए Na किससे अभिक्रिया करेगा, सोडियम की जल से अभिक्रिया। तो जल का सूत्र क्या है, ये। और क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, NaOH और हाइड्रोजन गैस। तो इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो ये क्या है, इसकी संतुलित अभिक्रिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनके अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण कीजिए। एक भाग में आपको करके दिखा देता हूं इसका। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इससे हमें क्या करना है, पूरा रासायनिक समीकरण लिखना है संतुलित करके। तो कौन कौन है, जल में बेरियम क्लोराइड, इसका मतलब बेरियम क्लोराइड, ये है जलीय है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, ये भी जलीय है। सोडियम सल्फेट का विलयन, ये भी जलीय है तो एक्वस लिखा जाएगा। अब क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड जलीय, ये भी क्या बनेगा, जलीय बनेगा। तो क्या लिखा जाएगा, AQ। और साथ में बनाएगा अवक्षेप बेरियम सल्फेट का। तो ये रहा बेरियम सल्फेट और यहां अवक्षेप है तो ये क्या होगा, ठोस, इस तरह से। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर संतुलित कर सकते हैं। यहां क्या है, बेरियम 1 है,
बेरियम 1 है, सोडियम 2 है, सोडियम 1 है, तो इसको क्या कर दिया जाए 2 से गुना, और बेरियम सल्फेट इस तरह से। तो इसको संतुलित करके काउंट करके देखें एक बार, 4 4 2 दूनी 4 सोडियम, 4 सोडियम, 2 सल्फेट, 2 सल्फेट। तो इस तरह से ये क्या है, एक संतुलित समीकरण है। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। यहां हमने आज क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि भाई संतुलीकरण का अर्थ क्या होता है, संतुलीकरण करने की विधि क्या है, जो हमने पढ़ा हिट एंड ट्रायल विधि। आगे बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि कुछ दूसरी विधियां भी हैं जो हम संतुलीकरण के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने केवल हिट एंड ट्रायल विधि पढ़ी, जिसमें हम सिर्फ अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को काउंट करते हैं, गिनते हैं, और फिर उनको ज्यादा या कम करके बराबर करते हैं। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। तो अगले लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो थैंक यू।